बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटी में तमाम नाज़रीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां रोजाना ड्यूरिंग द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसे आपके इल्म में है कि इस वक्त आईसीसी टी20 इवेंट जो है वो अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है और अब सेमीफाइनल की लाइन अप मुकम्मल हो चुकी है और अब देखना यह है कि एशिया की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ टीम इंडिया की सूरत में है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो खाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्तीफों की बाज़गश्त सामने आ रही है और अलीम डार ने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है और अलीम डार ने कहा कि जो टीम सेलेक्ट करके दी जाती है उसको जो है वो फाइनल जो है 15 रुकनी टीम में तब्दीली भी कर दी जाती है और साथ साथ फिर प्लेइंग 11 में भी जो अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ की जाती हैं। तो अब देखना यह है कि 50-50 लाख रुपए का जुर्माना करने का पीसीबी की जानिब से फैसला सामने आया है। यह फैसला किस हद तक जो है वो सूदबंद साबित होता है, क्या इससे बेहतर पेनल्टी नहीं लग सकती थी? आज के शो में हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन फैसलों के हवाले से। मेरे साथ जो आज पैदल मौजूद है, आप ड्यूरिंग द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन इनको सुनते भी रहें, पसंद भी करते रहें और इनकी इन डेप्थ नॉलेज से और मालूमात से आप मुस्तफ़ीज़ भी होते रहे हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक उस्ताद का तालीक की हैसियत रखते हैं और साल से कई ऐसी न्यूज़ इन्होंने दी हैं जो सिर्फ इन्हीं का शेवा और इन्हीं का ही जो खासा रहा है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब बोल्ड हैं, बलंट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, लेकिन इनके जब अल्फाज होते हैं उनसे ऐसा लगता नहीं है कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट के कोई मुखालिफ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ये पनपता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन जो इनके अल्फाज हैं, जो इनके जज्बात हैं, वो आज सब देख रहे हैं कि जिस मामले को लेकर ये आगे चल रहे थे आज सभी उस पर बात करते नज़र भी आ रहे हैं और शायद आज अगर इनकी बात सुन ली जाती और इन जैसे कई लोगों की और हम जैसे लोगों की बात सुन ली जाती तो शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस हाल में नहीं होती। कमर इफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब के साथ जब बैठता हूँ मैं एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी बदतमीजी लगती है, मैं अपने व्यूवर्स से मैं उसकी माजरत चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ ज़रा ऊंची चली जाती है। उसमें अली का भी बड़ा अहम किरदार है। वजह यह है कि जानबूझ के छुपते हुए और नोकीले सवालात मेरी तरफ थ्रो करता है ताकि मैं अपने जज्बात जो है वो मतलब बिल्कुल ही आग निकालना शुरू कर दूँ। यकीनन क्रिकेट हमारा है बिल्कुल ही तकरीबन 20 सालों से हमारा भी क्रिकेट से कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ताल्लुक़ रहा है और हमारी जो परवरिश है, मैं आपको सच बात बताऊँ, टीवी पर बोलने की परवरिश के असल मुहर्रिक जो है वो भट्टी साहब ही हैं। वजह यह है कि इनको पढ़ना और उसके बाद इनको सुनना हमने बड़ा तवज्जो से इन सारी चीज़ों को देखा है। तो आज यहाँ पर जब इनके बराबर में बैठता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची जाए ना, क्योंकि वो बदतमीजी लगती है। मगर अली का कोशिश पे आपका ये हाल होता है। एक प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है और नहीं लेकिन भट्टी साहब लेकिन देखिए कमर अदा हम जब एक स्पोर्ट्स चैनल पे हम तीनों थे तो ये उस वक्त पसे पर्दा रह के और मैं उस वक्त भी कहता था यार क्या ज़बरदस्त इस बंदे की आईक्यू है, क्या ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। और फिर माशाल्लाह जब ये स्क्रीन पर आए तो इन्होंने, आप देखें, मैं अक्सर इनको देखता था जब पाकिस्तान के मैचेस इंटरनेशनल मैचेस ख़त्म होते थे, 50-50 हज़ार लोग एक वक्त में इनको देख रहे होते थे और इतने व्यूज़ मजाक नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी अली, आप हमेशा एक्नॉलेज करते हैं। और इफ़ी भाई हमारे, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में तो अपना नाम बनाया लेकिन पाकिस्तान से बाहर बॉर्डर के उस तरफ, कल मैं बल्कि अभी ऑफ एयर बता रहा था कमर अदा को कि मेरे एक दोस्त होते हैं डॉक्टर एजाज, लंदन में होते हैं, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई इनको समझाओ। वो डॉक्टर एजाज चूँकि ख़ुद डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई ये जिस तरह जज्बाती होके अपने इमोशंस का इजहार कर रहे हैं कि इनके दिमाग की नस ना पड़ जाए। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं इनको होगा, लेकिन एक पाकिस्तानी की यही दिल की आवाज़ है। कोई बात धीमे लहजे में अपनी कह देता है, कोई ऊंची आवाज़ में कहता है, लेकिन बहरहाल दुख सबका एक ही है। बिल्कुल दुख सबका एक ही है, लेकिन डॉक्टर साहब को शायद हमारा हाल नहीं पता कि जब ये चीख रहे होते हैं तो हम लोगों का क्या हाल होता है। इनकी फिक्र डॉक्टर साहब आपको, हम लोगों की कोई फिक्र आपको नहीं है। बहरहाल बात करते जरा क्रिकेट के इशूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेमीफाइनल खेला जाने वाला है कि जहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबले है। भट्टी साहब ये किस तरह आप इस सेमीफाइनल को देख रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस मरतबा बड़ी तैयारी के साथ आई है और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह से वो खेलते हुए अपने राउंड के मैचेस खेलते हुए आए, सुपर 8 के मैचेस उन्होंने खेले, उससे लग रहा है कि इस मरतबा चोकर्स का जो उनका टाइटल है शायद वो उसको इस दाग को धो दें। अली देखें, साउथ अफ्रीका की टीम
हमने जब उनको पहली बार देखा 92 वर्ल्ड कप में, उस वक्त भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। आज 2026 में देख रहे हैं, आज भी साउथ अफ्रीका की टीम हमें एक कंप्लीट टीम नज़र आती है, जो इस टूर्नामेंट की अभी तक वाहिद टीम है जिसने 7 मैच जीते, 4 ग्रुप मैच जीते, 3 सुपर 8 के मैचेस जीते। लेकिन जो आपने बात कही, जब ये बड़े मैचेस में आते हैं ना, वहाँ पता नहीं इनको क्या होता है, अचानक ये टीम चौक कर जाती है। न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में इंग्लैंड के हाथों झटका लगा, जीता हुआ मैच वो हार गए। मेरा ख्याल में अच्छा मैच होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच हैं सकूरी कॉनरेड, अब देखें एक बिल्कुल अननोन नाम है जिसको कोई बहुत ज़्यादा दुनिया में जानते नहीं है कि माइक हैसन न्यूजीलैंड के हेड कोच रह चुके हैं, गैरी कर्स्टन इंडिया के हेड कोच रह चुके थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन सकूरी ने आप देखें साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को और साउथ अफ्रीका की टीम को कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरा इस वक्त सिर्फ उनके हेड कोच का तस्करा करने का मकसद ये था कि हम बड़े नामों के पीछे भागते हैं, क्या हमारे पास वो आई नहीं, आँख नहीं है जो एक अच्छे कोच को तलाश करे, वो अच्छा कोच अच्छी टीम बनाए, अच्छी 15 रुकनी टीम तश्कील दे। तो हम बड़े नामों के पीछे भाग रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली 10 महीने साल बाद फिर वो गुब्बारा जो है उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी अभी भी जो फेवरेट टीम है वो साउथ अफ्रीका है। ऑलराइट, इफ आपको क्या लगता है कल जो मैच होने वाला है, पहला सेमीफाइनल है, फिर उसके बाद इंडिया की भी टीम जो है वो जिस तरह से खेलती हुई नजर आ रही है, लगता है कि इधर डूब गई लेकिन उधर से फिर वो निकल जाती है। तो चारों टीमें जो पहुंची हैं सेमीफाइनल में, चारों टीमें डिजर्व करती थी कि सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका। अली, मेरे ख्याल में भट्टी साहब ने बता दिया, वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट इन एनी फॉर्मेट। साउथ अफ्रीका तीनों ही फॉर्मेट WTC चैंपियन है। T20 वर्ल्ड कप में अगर इनका सफर देखें 2024 से 2026 तक, एक ही मैच ये हारे हैं और वो ट्रिनिडाद टोबैगो में वेस्ट इंडीज इंडिया के खिलाफ जो फाइनल खेला था, वही एडन मार्करम वही एक मैच हारे में T20 वर्ल्ड कप में। और ये सफ़र आपने देखा ही होगा जिस अंदाज से वो खेलें, क्योंकि वो श्रीलंका जाके नहीं खेल सके, थोड़ा सा उनको ट्रिकी पिचेस नहीं मिली। न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन आपने देखा होगा अच्छा खासा वहाँ पे खेल कर आई है, आपने अंदाज़ा लगाया। पाकिस्तान वाला मैच, शुक्र है कि पाकिस्तान वाला मैच नहीं हुआ उनका, मगर वो भी जीत जाता पाकिस्तान से अगर न्यूजीलैंड, तो और मसाइल का शिकार होता। न्यूजीलैंड के पास अगर देखा जाए तो उनका एक ही खिलाड़ी ऐसा था, रविंद्र जडेजा, जो श्रीलंका जाके चला, उसने 4 विकेटें वहां पे ले ली, 4 ली, फिर 3 ली विकेटें, वो विकेट टेकिंग में रचिन रविंद्रा। तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड अगर देखा जाए तो 7-8 नंबर तक बैटिंग आती है। उन्होंने नीशम को आखिरी मैच में बिठाया हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड वाले मैच के अंदर, तो एक अच्छा आउटफिट जरूर है। मगर अगर साउथ अफ्रीका का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए इंडिया के अंदर, तो उनके पास IPL का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। तमाम ही खिलाड़ी जो है उनके वो खेलते हैं जो इस वक्त T20 के स्क्वाड के अंदर है। तो मैं अगर यूं कहूं कि यार साउथ अफ्रीका ये मैच जीता हुआ ईडन गार्डन कोलकाता में, तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है भट्टी साहब के जो अगर दोनों टीमों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, तो आपको क्या लगता है एज जो है स्पिनर्स जो है वो इंग्लैंड के पास मां सिवाय सेंटनर के उनके पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है कि जो उस तरह इंग्लैंड के पास स्पिनर्स हैं, क्योंकि जो पिचेस हैं इंडिया की वो डेफिनेटली सूट करती हैं स्पिनर्स को। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों के स्पिनर्स का, क्योंकि स्पिनर्स का ही गेम है, तो आपको किसको ज़्यादा एज लगता है? आप इंडिया इंग्लैंड के मैच की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो न्यूजीलैंड का और उसका इंग्लैंड का मैच है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, सॉरी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका मैच है। देखें, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम, अगर आप एडम मार्करम और डिकॉक से शुरू हो जाएं, फिर उनकी नीचे जो बैटिंग आती है, दरमियान में मिलर आते हैं, ब्रेसेट क्या उनके प्लेयर है, मतलब 7वें 8वें नंबर तक सेफर्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, इन सेफर्ट आ जाते हैं, फिर मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, मतलब 7वें 8वें नंबर तक जबरदस्त उनकी बैटिंग है। फिर आप उनकी बॉलिंग में आ जाएं, स्पिनर महाराज वो अपना रोल प्ले करते हैं, कभी एडम मार्करम भी बॉलिंग कर लेते हैं। फिर नगीडी जो इस वक्त उनकी तरफ से मेरे ख्याल हाईएस्ट विकेट टेकर है, 11 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं, 9 विकेटें मार्को येंसन की हैं। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है ना, उसको स्लाइटली एज है न्यूजीलैंड के मुकाबले में। और साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने रिसेंटली इंडिया में टेस्ट सीरीज में हराया हुआ है। न्यूजीलैंड ने वाइट बॉल में उनको शिकस्त दी थी, लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका मुझे थोड़ी सी बेहतर टीम नज़र आई। अगर सिचुएशन उनके काबू में रही, कल कोई बड़ा सानिया उनके साथ नहीं पेश आया, तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका
आसानी से ये मैच निकाल देगा। आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा, क्योंकि अगर इस तरह इन्होंने भी साउथ अफ्रीका की बात की है, अगर हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो ऊपर से जो उनके बैट्समैन हैं वो टॉप ऑर्डर उनका बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद सेंटनर नीचे आके एक बड़ी अच्छी जिम्मेदार इनिंग भी खेलते हैं और एक डिसेंट स्कोर हमने देखा सेंटनर जो है मैक्वेंची के साथ मिलकर उन्होंने सेट भी किया है। अली, अगर दोनों का मुकाबला किया जाए ना, तो स्पिन में आप देखें तो सेंटनर ही है न्यूजीलैंड के पास, अगर आप स्पिन की बात करेंगे। बाकी वहाँ से केशव महाराज हैं, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के। तो ईश रूडी को मैं रेट नहीं करूंगा, ईश रूडी को बहुत मारेंगे पकड़ के साउथ अफ्रीकन। आप न्यूजीलैंड का अगर टीम सैफर्ट है, फिर एलन रविंद्र जडेजा है, उनके फिर डेरिल मिचेल हैं, उसके बाद नीचे चैपमैन आ जाते हैं, उनके फिर जिम्मी नीशम है, सेटनर है। तो अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से इस फॉर्मेट में बनता नहीं है। वो एक मुकम्मल आउटफिट है जिसके अंदर आपको देख लेंगे लुंगी अंगीडी, जैसा भट्टी साहब ने बताया, आइस विकेट टेकर है साउथ अफ्रीका के। कॉर्बिन बॉश है उनके पास, वो उसकी पूरी बारी नहीं आती, 8 नंबर पे आता है खेलने के लिए। उसकी जिस दिन पूरी बारी आएगी, हालांकि वो भी ओपनर है, उसको भी ओपन ही खिलाया जाता था, मगर वो अब नीचे आके खेल रहा है। फिर आप अंदाजा लगाए, रवाडा उनके जबरदस्त बॉलर हैं। तो साउथ अफ्रीका पेस के ऊपर ही जाएगा। आप अगर अंदाजा लगाएं, कोलकाता में जो आखिरी मैच खेला गया था उसके अंदर आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या का बॉल अच्छा जाता हुआ नजर आया, बुमराह ने अच्छा बॉल किया इंडिया का जो मैच हुआ था। तो अगर वहाँ पेस को देखा जाए तो मेरे ख्याल में पेस के ऊपर ही साउथ अफ्रीका उनको निपटा देगा। स्पिन में मैं ये बोलूंगा कि यार कोई एडवांटेज न्यूजीलैंड को सिवाय सेंटर के, सेंटर इतने इफेक्टिव रहे नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक। और फिर इस इंडियन कंडीशन के अंदर आप ये बोलें कि सेंटर कोई बहुत ही बुरा दिन हो सकता है साउथ अफ्रीका, कोई होता है ना जैसे बैड डे आता है, तो बहुत ही बुरा दिन होगा तो साउथ अफ्रीका कहीं लग सकता है, मगर 98% साउथ अफ्रीका को ये मैच निकला हुआ है। एक चीज अली, एक चीज है मेरे ख्याल में, हमने इंडिया वेस्ट इंडीज का जो सुपर 8 का मैच देखा था, उसमें सेकंड इनिंग्स में ड्यू बहुत ज़्यादा गिर रही थी और जमुना नदी जो है बस इस ईडन गार्डन्स के बराबर से बह रही है। तो मेरे ख्याल में ड्यू फैक्टर होगा, लिहाजा टॉस इस मैच में इंपॉर्टेंट। यही मैं आपसे सवाल करता था, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जो कोलकाता में जो टारगेट को जो है वो डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन उस दिन आप देखें ना, संजू सैमसन ने 97 रन बनाए और ये साबित किया कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे शॉट्स खेलें, तो उन्होंने 12 मैचों के बाद 50 रन बनाए और वर्ल्ड कप की उनकी पहली 50 थी, लेकिन मैच विनिंग 50 थी। तो मेरा ख्याल में ड्यू फैक्टर डेफिनेटली होगा। अदरवाइज टॉस बहरहाल एक मैच शुरू करने का एक बहाना है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो फेवरेट है। और ईडन गार्डन्स एक मतलब आइकॉनिक ग्राउंड है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वहाँ पे हालांकि बड़े बड़े वाक़यात हुए और बाज़ दफ़ा ग्राउंड को अभी मेसी का वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छा मैच होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा मैच होना चाहिए। और बात होते होते जब आ गई है जना संजू स्पेशल सैमसन की तरफ, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गौतम गंभीर ने उनकी इनिंग के बराबर डूबे के 2 चौकों को लाके खड़ा कर दिया है। इस पे बात करेंगे। और फिर भाई बार बार ये बात भी कर रहे होते हैं कि गौतम गंभीर हमेशा संजू सैमसन का कैरियर खराब करने वालों में शामिल भी रहे। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं संजू सैमसन के हवाले से। और गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया शिवम दुबे के हवाले से कि उसके 2 चौके इक्वली गुड हैं संजू सैमसन की 97 रन के इनिंग के साथ। ये एक दफ़ा फिर इफ़ी भाई नज़र आई है, बाइसनेस नज़र आई है गौतम गंभीर की। एक दफ़ा फिर जो है वो नज़र आया कि संजू सैमसन का कैरियर ख़राब करने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा हाथ है, और ये जो परफॉर्मेंस है उससे हजम नहीं हो रही। अली, मेरे ख्याल में वो तो लाइक डिसलाइक होते ही हैं कोचेस के। और आप देखिएगा जिस अंदाज से उसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप से बाहर रखा, भट्टी साहब ने बताया 12 मैचेस में उसके पास से कुछ नहीं आया, तो कोई बात नहीं यार। अगर 12 मैचेस में कुछ नहीं आया तो आपके पास पोटेंशियली अगर देखा जाए इस वक्त T20 में इंडिया के पास इससे बेस्ट ओपनर कोई भी नहीं है। 300 कौन मारता है लगातार, ये बताइए। कोई छोटी टीम के खिलाफ उसने जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ मारे थे 300, उसने बैक टू बैक 300 मार दिए। उसके बाद 2-3 अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आई आपकी, फिर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको मौका दिया। इसका मतलब ये है कि माइंडसेट चेंज हुआ ना। जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको मौका दिया, ये सोचकर ही दिया ना कि यार ये अगर बैठा रह गया तो मुझे गालियां पड़ेंगी, इसको भी मौका दे दो ताकि सारी गालियां इस पे शिफ्ट हो जाएं। वहां पर भी उसने आपको ब्रेक थ्रू दिया, वहां पे भी 25 रन मारे 12 बॉलों पे, और अल्लाह ने देख लें कहां पर उसको इज्जत दी है। जहां पर इज्जत दी है कि लोग उसको इस वक्त मेरे ख्याल में विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से 2015 में उसका डेब्यू हुआ, मुझे भी पता है, हम तो आपको याद है IPL इसके ऊपर किया करते थे काफी शोज। अच्छा, मैंने भी वहां पहली बार संजू सैमसन का आज खेलता था, इफ़ी के मुंह से सुना है संजू सैमसन, तो वो नाम चूंकि यूनिक था, आज भी हमारे जहन में था कि यार
2015 के बाद 11 साल बाद उसने 2013 में इसको राजस्थान रॉयल ने 18 साल की उम्र में उठाया। पहले ही सीजन में इसने 250 रन 265 रन मारे थे, जिसमें 63 बॉलों पे 119 रन से ये इसकी लाइमलाइट थी, जहां से इसने अपने करियर को बनाया। 2015 में डेब्यू करने के बाद गायब हो गया ये, फिर 2019 में इसको लेकर आए, 4.5 साल के बाद ये वापस आया टीम के अंदर। रवि शास्त्री को क्रेडिट जाता है जिसने इसको वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका दिया, और उसके बाद ये दोबारा इन्होंने फिर गायब गए। इसकी कुछ परफॉर्मेंसेज जो होती थी उसके ऊपर बात ये की जाती थी कि वजह ये भी है ना कि यार वो बिल्कुल ही उस एथनिसिटी से जरा चेंज है ना, जरा आपको पता ही है वो मामला उसके जो है वो तमिलनाडु के हैं, थोड़ा विशाखापट्टनम का लड़का है, केरला बॉय है, तो फिर मामला कहीं ना कहीं थोड़े से जबान के ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो ये मामला जो थे गौतम गंभीर के आने के बाद जो है ना बढ़ते चले गए, संजू सैमसन पे जो है ना मामला खराब होते चले गए। मगर अल्लाह जिसको इज्जत दे वो तो कोई पीछे नहीं कर सकता उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला और उसने आपको वो मैच जिता दिया जो डू और डाई था। आपकी इज्जत जो है वो लुट गई थी अगर वो संजू सैमसन ना खड़ा होता। अब आप क्रेडिट भले शिवम दुबे को देते हैं, शिवम दुबे बुरा खिलाड़ी नहीं है। एशिया कप आप जीते पाकिस्तान से फाइनल में, संजू सैमसन तिलक वर्मा अगर ना खड़े होते तो घंटा जीत के दिखा देता कोई वहां पर उस वक्त में। तो संजू सैमसन ही था भाई, उसी के पास कैपेबिलिटी इतनी है कि उसको गेम को किस तरह चलाना है। रिस्क फ्री उसने गेम खेला है 97 पे, 3 रन शॉर्ट थे कोई बात नहीं, मगर उसने जैसे भट्टी साहब ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में उसने मिड इन 50 किया और उसको कन्वर्ट किया जीत के अंदर। ऐसा खिलाड़ी बहुत कम होते हैं पिछले 5-6 सालों में। अगर आप देखें कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको नजर आएगा जो गेम की पहली बॉल से खड़ा हुआ, और पहली बॉल से नहीं 11वां बॉल खेला है उस दिन उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला बॉल 11वां बॉल था जो उसने खेला और वो उसके बाद छक्का सबसे पहला उसी ने मारा है। अकील हुसैन को लगाया इसीलिए था कि भैया इसकी विकेट लेके तो हमें वो पांव नीचे रखता था और छक्का मार दिया करता था। इतना उसको अपने ऊपर था बड़ा मान के यार वो किसी भी तरह गेम को निकाल सकते हैं, और वो गेम को निकाल के चला गया, मलिया मेट कर दिया उसके खिलाफ जो कुछ एजेंडा बैठकर गौतम गंभीर और उसकी मैनेजमेंट ने चलाया था। बिल्कुल सही। अभिषेक शर्मा का क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है हमें कुछ ब्लू आइड बॉयज हैं और कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरह संजू सैमसन जैसे लोग हैं। अभी सिराज की बात करूंगा मैं FAY से, लेकिन अभिषेक शर्मा का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? क्या ये उनके कैरियर की फिलहाल आखिरी T20 इनिंग है? क्योंकि इससे पहले इसके बाद फिर उनके पास बैकअप में जायसवाल जैसा प्लेयर मौजूद है, शुभमन गिल मौजूद है, पीछे सूर्यवंशी भी आ रहा है। तो आपको लगता है कि जायसवाल के ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है अभिषेक शर्मा के लिए जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं? देखिए अभिषेक शर्मा का इसमें कोई शक नहीं कि एशिया कप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया। अच्छा, भारत का मीडिया ना बाज़ दफ़ा अपने प्लेयर्स को एकदम ऊपर पहुंचा देता है। लोग उसको कोई वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर कर रहा है, कोई किसी बड़े बैट्समैन से, कोई क्रिस गेल कह रहा है। फिर अचानक ये डिबेट देखें, अभिषेक शर्मा कब अंडर प्रेशर आए? जब मोहम्मद आमिर ने कहा कि ये स्लॉगर है, और वो गलत नहीं कह रहे थे। तो बड़े बैट्समैन, हमारी क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो एक 2 मैचेस के बाद मंजर से गायब हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अब अभिषेक शर्मा को भी पता चला है कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, मीडिया भी मुझे फॉलो कर रहा है, दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स जो हैं वो भी मेरी बात कर रहे हैं। अब देखें, क्रिकेटर का यही पता चलता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। लेकिन मेरा ख्याल टैलेंटेड है, लेकिन इस पूरे क्राइसिस से निकलकर संजू सैमसन की तरह कोई, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की इनिंग्स तो लोग फिर मुद्दतों याद रखते हैं, तो इस तरह के कोई इनिंग्स खेले। लेकिन प्लेयर बहरहाल वो अच्छा यंग प्लेयर है, अभी उसका बहुत कैरियर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है, वो बहुत कैरियर पड़ा हुआ है। लेकिन क्विकली इधर मुझे आप भी बताइएगा कि कितना प्रेशर में से होगा अपना अभिषेक शर्मा, क्योंकि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा है। पीछे मैंने नाम गिना दिए और आप भी जानते हैं सारे नाम जो अभी लाइन में लगे हुए हैं। अली, बड़ी टीम्स जो होती है ना वो यकीनन उनका थिंक टैंक भी बड़ा होता है। कुछ फैसले आप ऐसे करते हैं कि आपके अगेंस्ट जाते हैं और कुछ फैसले आपको करने पड़ते हैं सिचुएशन देखकर। इंडिया का अहमदाबाद के अंदर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, वहाँ मार्कराम के हाथों आउट होना, उसके बाद उनका श्रीलंका में सलमान अली आगा के आउट होना, उसके बाद आमिर की बात अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर इंडियन टीम की मैनेजमेंट के ऊपर आया था। गौतम गंभीर, सितांशु कोटक पे आया कि यार कुछ ना कुछ हमने करना है, और वो बेहतर फैसला उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन को रख के किया कि यार अगर हमें यहाँ से एक नुकसान मिलता है तो हम यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। और वो आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा जिस तरह से कोलकाता में गैर जरूरी शॉट खेला था, वो बिल्कुल ही कंडेम करना चाहिए। उस शॉट की जरूरत नहीं थी यार, तुम्हें क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की, जब तुम्हें पता है कि एक एंड से एक आदमी छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, तुमने जबरदस्ती बल्ला घुमा दिया। तो अभिषेक शर्मा की क्रिकेट अभी पीछे इतनी है नहीं, अगर देखा जाए ना कि उनके। क्या लग रहा है आपको कल की जो सेमीफाइनल की इनिंग है इंपॉर्टेंट होगी अभिषेक? क्विकली भी बताइएगा। अली, अब नहीं किया तो फिर कब करेंगे यार? मैं ख्याल में इतना जाते हैं ब्रेक पे आना है 10 सेकंड के अंदर। ये भी बता दें कि सिराज के साथ जो वही हो रहा है जो फहीम अशरफ के साथ पाकिस्तान में हो रहा था, कि उसने परफॉर्म दिया, उसके बाद उसको खिला नहीं रहे। अली, अब जगह बन नहीं रही उसकी। अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह वन ऑफ द बेस्ट है उनका T20 में, बुमराह को वो ड्रॉप नहीं कर सकते, साथ साथ हार्दिक पांड्या को वो
करवाते हुए आ रहे बॉलिंग। तो सिराज की अभी बन नहीं रही, अगर कोई इंजरी आती है तो सिराज की जगह बनेगी लाजमी। ठीक है, हमने टीम इंडिया को भी डिस्कस किया। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान टीम में जो सिलसिला है, पेनल्टीज का सिलसिला है, इस्तीफों का जो सिलसिला है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फायदा होगा, और फिर क्या T20 के स्क्वाड को और T20 की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या बांग्लादेश के खिलाफ जो है वनडे सीरीज जो खेली जाने वाली है, क्या उसमें भी तब्दीलियां होंगी, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम टीम इंडिया को डिस्कस कर रहे थे, अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पेनल्टी लगी है 50-50 लाख के जुर्मानों की, इसकी जो बात है उस पर बात करेंगे किस हद तक ये फिजिबल है, क्योंकि आज तक मुझे भी तकरीबन 27-28 साल हो गए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर, भट्टी साहब को भी तकरीबन 35-40 साल हो गए, हमने आज तक नहीं सुना कि कभी परफॉर्मेंस बेस जो है वो जुर्माने लगे हों। और किस तरह जुर्माने लगेंगे, अगर आप बाबर आजम पर जुर्माना लगाते हैं तो वो तो अगेंस्ट श्रीलंका मैच खेले ही नहीं थे, उस्मान तारिक का तो सिर्फ एक मैच खराब हुआ। उस्मान खान पे जुर्माना लगाते हैं, वो 22 पे 44 इंडिया के खिलाफ कर चुका है। सलमान पे जुर्माना लगाते हैं तो आपने खुद ही उसको कप्तान जो मुकर्रर किया हुआ है। जुर्माना लगाएंगे तो उसकी क्या क्या स्टेप्स क्या लिए जाएंगे जुर्माने लगाने के? भट्टी साहब, मुझे तो ये सोच के मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह होगा ये सब। अली, ये जुर्माने वैसे ही लग रहे हैं जिस तरह 2024 में सर्जरी हो रही थी। देखिए, मोहसिन साहब को गलत गाइड किया जा रहा है। अगर कोई खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको टीम से निकाले ना। मैंने तो 2 दिन में दुनिया के सारे खेलों की हिस्ट्री चेक कर ली कि ख़राब परफॉर्मेंस पर गोल्फ में, फुटबॉल में, टेनिस में या दूसरे खेलों में कोई जुर्माने की मिसाल है? हमें तो कोई मिसाल आज तक नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, तो 35-40 साल आपको भी हो गए, कभी हमने भी नहीं सुना। अच्छा, आप चलें 50 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं एक प्लेयर पे, लेकिन वो तो 12-12 करोड़ ले रहे हैं PSL में, 11.5 करोड़ तो फिर भी उनको मिल जाएंगे। तो इसका ये इलाज नहीं है, सजा इनको मिलनी चाहिए, लेकिन इनको आटे दाल का भाव तब पता चलेगा जब ये टीम से निकलेंगे। आप जुर्माने तो देखें एज पर लॉ। आपको याद होगा शोएब अख्तर का एक बड़ा फेमस वाकया हुआ था, उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ ने, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, बहुत भारी उन पे जुर्माना आयद किया था। शायद आफरीदी में भी होता अगर आपको याद। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर नसीम अशरफ हटे वो जुर्माना वापस हो गया। तो कहने का मकसद है कि मोहसिन साहब वो काम ना करें जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान क्रिकेट की भी दुनिया में जग हसाई होगी ना। अगर बाबर ख़राब कर रहा है, साइम अयूब से रन नहीं हो रहे या किसी और से बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो भाई उनको टीम से ड्रॉप करें। ये जुर्माने लगा के, लेकिन इस पूरी कहानी में माइक हैसन पे क्या हुआ? माइक हैसन पे तो कोई जुर्माना नहीं लगा। बिल्कुल सही। फिर आपको लगता है कि जुर्माना लगाना एक सही फैसला है, क्योंकि जिस तरह भट्टी साहब करें टीम से भी ड्रॉप कर दें, बल्कि मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनके जो रकम है उसको डिडक्शन उसमें लेकर आए, इनको लीग्स खेलने का NOC ना दें, इनको डोमेस्टिक में भेजें। बाबर कब से डोमेस्टिक नहीं खेला है? आपको लगता है कि जुर्माने से बेहतर ये स्टेप्स होते अगर लिए जाते? जुर्माना तो मुझे याद नहीं है। मैं एक शो मैंने किया था डॉक्टर नुमान न्यास के साथ, गोल्डन टाइम्स के नाम से, और वो क्रिकेट हिस्ट्री है पूरी। वो 1734 में जब क्रिकेट शुरू हुई, जहाँ पे पहली दफ़ा खेली गई, उसके बाद यहाँ तक पहुंची थी। तो मुझे याद नहीं है कि कोई जुर्माना हो। अभी साहबजादा फरहान ने यूं किया था एशिया कप में, उस पर जुर्माना समझ में आया। खेल पे नहीं हुआ ना, परफॉर्मेंस पे। सूर्य कुमार यादव ने कुछ किया, शाहिद ने बॉल चबाई, उस पर जुर्माना, आमिर ने फिक्सिंग करी, सलमान ने करी, आसिफ ने करी, जुर्माना समझ में आया। भैया ये जुर्माने समझ में आते हैं, ये तो अपनी नौयत का एक अजीब ही तमाशा है। ये तो फेस सेविंग ही नजर आ रही है ना, कि आप जानबूझकर कुछ खिलाड़ियों को बचाने के लिए अपने मनपसंद लोगों से खबर निकलवा दी आपने। या तो PCB तरदीद कर देता, इतने दिनों में तरदीद आ जानी चाहिए थी ना। 24 घंटे से ज्यादा इस बात की आ रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि माइक हैसन जो है जनाब वो उसको खिलाना चाह रहा था, उसको नहीं खिलाना चाह रहा था। फिर अलीम डार का रेजिग्नेशन आ गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये शरीफों का खेल नहीं है, इसमें शरीफ लोग कहना बेकार है भाई। ये बदमाशों का खेल है। आपका एटीट्यूड नहीं है अगर क्रिकेट में, तो आप क्रिकेटर नहीं है भाई। मैंने तो क्रिकेट पाकिस्तान की देखी है, उसमें सारे टुर्रे बदमाश देखे ऐसे कि जो फील्ड पे जाते हैं तो अपोजिशन की टांगे कांपे टांग जाया करती थी। मगर अब तो अजीब ही क्रिकेट है। शरीफ है इस वजह से, शरीफ का काम क्या है यहाँ पर यार? वो उन्होंने जो है वो सिलेक्टर थे, क्या नाम है, अलीम डार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यार अगर गैरत थी तो उस वक्त देते ना कि मैंने 2 लोगों को मना किया, इनको टीम में क्यों ले लिया गया भैया स्क्वाड के अंदर, तो समझ में आता, तो पाकिस्तानी समझ में आता। अब जो लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं उन पर भी लानत है मेरी तरफ से भैया। जब तुमने सारे पैसे ले लिए, सारे मजे ले लिए, सारी चीजें कर ली, तो अब तुमने आग लगा दी। बेकारी की आग लगाने वाली चीज है ना यार मार्केट के अंदर, कि मैंने कहा था 2 लोग नहीं लेना यार। माइक हैसन हो, बाबर आजम हो, या टीम के और लोग हो, जुर्माना नहीं बनता, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए भाई। तुम
एक मिनट भट्टी साहब, आप इसमें ऐड करिएगा थोड़ा सा, मैं और इसमें इजाफा कर दूं कि अगर जुर्माना लग रहा है तो फिर आकिब जावेद क्यों साफ बच रहे हैं? फिर वहाब रियाज की परफॉर्मेंस में भी तो इस तरह की परफॉर्मेंस सामने, फिर तो सब पे जुर्माने लगे ना, फिर प्लेयर्स पे क्यों लग रहे हैं? देखिए जुर्माना तो सॉरी आप नहीं भट्टी साहब, सॉरी आप नहीं, मैंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो जुर्माने की क्लॉज ही नहीं है ना। अब सर ये भी तो नहीं है ना क्लॉज, ये भी तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ना यहाँ पे भी तो। अब बहुत अच्छी बात की कमर अदा ने कि अब अलीम डार क्यों बोल रहे हैं, जब कश्ती डूब गई तो कश्ती में आप मजीद सुराख कर रहे हैं। भाई जब टीम अनाउंस हुई थी आप उस वक्त रिजाइन कर देते ना। मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें पाकिस्तान चैंपियन बना, मरहूम अब्दुल कादिर चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने नाराज होकर टीम के अनाउंसमेंट के बाद रिजाइन कर दिया कि यूनुस खान ने शाहजेब हसन और एक और किसी प्लेयर को डलवा लिया, मेरी उसमें मंशा शामिल नहीं थी। इत्तेफाक से देखिए अल्लाह ताला ने यूनुस खान को इज्जत देनी थी, वो टीम चैंपियन बन गई। तो अब बोलने का फायदा नहीं है ना। माइक हैसन के बारे में आज मैं पढ़ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं जी माइक हैसन ने तो बहुत ज्यादती कर दी, की होगी, लेकिन ये पहली सीरीज तो उसकी नहीं है ना। अभी इंडिया के मैच से पहले जब मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे कोलंबो, तो क्या प्लेयरों ने चेयरमैन से शिकायत की थी कि साहब माइक हैसन जो हर चीज़ में असरअंदाज हो रहे हैं? सलमान अली आगा ने पीसीबी चेयरमैन को चाहते तो फ़ोन कर देते, मैनेजर चीमा साहब के ज़रिए उनको पैगाम भिजवा देते कि भाई मेरे फैसलों पर कोच असरअंदाज हो रहा है। पिछली 10-12 सीरीज़ में तो हर चीज़ सही थी। अब क्योंकि इसका बैकलैश बहुत ज़्यादा आया, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नई नई कहानियाँ मीडिया में फ्लोट की जा रही हैं। ये सारा आई वॉश है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला जो दुनिया भर में होता है, जो अच्छा खेला है उसको कंटिन्यू करें और जो खराब खेले उसको बस से उतार दें। अब इस बस में उन लोगों की जरूरत नहीं है, वो डिबो चुके पाकिस्तान क्रिकेट को जितना डिबो। सर भट्टी साहब ये तो अब आप कह रहे हैं ना कि उस बस में उनकी जरूरत नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे थे उसमें सलाउद्दीन सल्लू का भी है कि जब कनाडा टूर्नामेंट खेलने जा रही थी टीम, ट्राई नेशन खेलने जा रही थी, तो उस वक्त शुएब खान कोयटा वाले को शामिल कर लिया गया और सईद अजमल को जो उसका नाम निकाल दिया गया, उस पर भी उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था। तो ऐसी मिसालें हैं कि अगर आपकी मर्जी की टीम नहीं है तो सिलेक्टर्स ने रिजाइन किए हैं, ऐसा कोई पहली मरतबा उस वक्त जब टीम अनाउंस हुई, रिजल्ट के बाद नहीं है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि उस बस से उतार दें। अभी रमीज राजा ने फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि यार कि कप्तान बना दें इसको, और वो तनवीर भी ये बात कहते हैं कि कप्तान बना दें, वो कह रहे हैं कप्तान बना दें। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस गिनाई है कि मैं एक ओपनिंग प्लेयर सेट कर दिया था मैंने रिजवान और बाबर की सूरत में, हम ये जीते, पूरी उन्होंने एक लिस्ट बताई है कि जी यही उनकी अचीवमेंट है। अली घंटा जीते क्या जीते बताओ मुझे, तुम 5 साल में तुम्हें नजर आया कोई जीत नजर आई? सिवाय इनके रन्स के, सिवाय इनके 50 के, सिवाय कप्ताना मेरी जाना है, रोनाल्डो मेसी दिन है रात है, कुदरत का निजाम है, इसके अलावा कुछ नजर आए? झुकते ही नजर आई ना तुम्हें, जुमले ही नजर आए, परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आई, हमेशा गिरे पड़े हुए रहे। आज श्रीलंका में आपने इंडिया से फिर हार गए, इंडिया से फिर हारे, फिर आप श्रीलंका से भी जो जीते हैं वो तकरीबन हार ही जाते तो बहुत ही अच्छा होता। किसी इवेंट में पाकिस्तान नहीं खड़ा है, 4-4, 5-5 इवेंट ये T20 के ले चुके हैं यार, कमाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी टीम किसी इवेंट के लिए नहीं बनती तो बेकार है ना यार। अबे बायलैटरल जो तुमसे खेलने के लिए आते हैं, गिरे पड़े आते हैं, उनकी टीम में पूरे खिलाड़ी भी नहीं होते जो तुमसे खेलने के लिए आते हैं। दुनिया में जहां तुम जाते हो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देते हैं। न्यूजीलैंड में गए थे, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, वहां पर भी तुम 4-1 जो है वो हार गए थे, मगर शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो बाबर आजम ने किया बाद में कप्तानी लेकर, तो ये इनके मसले आपस के हैं। अबे ये धंधा पानी चलता है। 2023 का याद है ना तुम लोगों को, टीम एक महीना रह गया था वर्ल्ड कप में जाने के लिए और इनके पैसे ही तय नहीं हो रहे थे। कोई कह रहा था 70 लूंगा, कोई कह रहा था 75 लूंगा, तो ये तो पैसों के लिए गिरे पड़े में। परफॉर्मेंस इसकी किधर है? मैं ये कहता हूं कि यार अगर टीम के लिए खिलाड़ी अगर 5-5 साल से खेल रहे हैं, मुस्तकिल खेल रहे हैं, बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर क्राइटेरिया के खेले जा रहे हैं, तो यार किसी इवेंट में अकेले खड़े होके संजू सैमसन बन के दिखा दो, बन के दिखा दो, जो पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अपना T20 में कमबैक किया है, आज वो अपनी टीम लेके फाइनल में खड़ा हुआ है। कमाल नहीं है? मैं ही कह रहा हूं कि यार आप अगर ये ढूंढते हैं माइक हैसन के ऊपर जो नजला जो छुरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइक हैसन का क्या कसूर है इसके अंदर? क्या कसूर है मुझे एक बात बताएं। और जिन लोगों ने ये खबरें चलाई है, पीसीबी तरदीद क्यों नहीं कर रहा यार अब तक कि ना हमने 50 लाख की बात करी है ना कप्तान की बात करी है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने एक बड़े जिम्मेदार शख्स को मैसेज किया, मैंने कहा साहब ये खबर चल रही है, ये खबर सही है? उन्होंने कहा जी खबर सही है लेकिन हम नहीं बोलेंगे, ये आप बोले। अच्छा, तो मतलब ये कैसी खबर है? सकलैन जो बोल रहे हैं शादाब के लिए वो सही बोल रहे हैं? देखें अब हमारे दोस्त हैं इंतहाई अदब के साथ कि भाई आप गलत डिफेंड कर रहे हैं ना। अगर शादाब परफॉर्मेंस देता तो ठीक है, एज ए सुसर के, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आप डिफेंड करते, लेकिन जिस तरह सकलैन मुश्ताक अपने दामाद के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं,
मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं। शाहिद आफरीदी भी है ना, वो सच बोल रहे हैं तो सकलैन भी सच बोले। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू सो मच कमर ज़ैफ़ी साहब। और शादाब को सिर्फ मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपने जहन में ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कि दामाद आप सिर्फ सकलैन मुश्ताक के हैं, पूरे पाकिस्तान को अपना जो है वो ससुराल ना समझें और इसी तरह से उसको पूरे पाकिस्तान को ट्रीट ना करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए, अब तक बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।